ओके। तो बेसिकली इन द लेक्चर नंबर 3 में हमने वी हैव स्टार्टेड विद ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं जो कि अल्टरनेटिवली जो है वो डायरेक्ट करती हैं फॉर ट्रैफिक को टू स्टॉप एंड देन इट परमिट्स द ट्रैफिक टू गो ऑन। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि ये इसका एक इसमें एक सिग्नल हेड होता है और उसमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म फिर भी दो तरह का होता है, एक सेंट्रली कंट्रोल मैकेनिज्म होता है और एक जो लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बिल्कुल पोल के नीचे ही उसका मैकेनिज्म उसका कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। ठीक है। उसके बाद हमने उसके एडवांटेजेस भी डिस्कस किए कि अगर हम सिग्नल इंस्टॉल करते हैं कहीं पे तो इट हेल्प्स इन ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक और उससे क्रैशेस भी जो हैं वो रिमूव कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती है। साथ में इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द इंटरसेक्शन एज वेल। तो ये थ्री प्राइमरी जो है वो एडवांटेजेस हैं। क्या क्या थ्री प्राइमरी एडवांटेजेस हैं? एक तो ये है कि ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक को जो है उसकी वजह से ट्रैफिक विल मूव इन एन ऑर्डर। it will also reduce the number of crashes and it will also increase the capacity of the intersection. इसकी ये सारी डिटेल्स जो हैं वो फिर आप पिछली क्लास में हमने डिस्कस भी किया और आप इसको देख भी सकते हैं खुद रीड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं जो कि उसमें ये है कि अगर आप एक मिस अप्लाइड या पुअर डिजाइन करते हैं, सिग्नल को प्रॉपरली डिजाइन नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? इट कॉजेज एक्सेसिव डिले, सिग्नल वायोलेशंस जो हैं। फिर लोग क्या करते हैं? उस सिग्नल को अवॉइड वायोलेट करने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था कि लेट्स सपोज एक सिग्नल है और उसको एक मोमेंट को आप 20 सेकंड टाइम दे और दूसरे मोमेंट को आप 80 सेकंड ग्रीन टाइम दे, तो उससे ये होगा कि इस मूवमेंट को ज्यादा टाइम मिलेगा और इसको कम मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो डायरेक्शन वाली मूवमेंट है यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू वायोलेट द ट्रैफिक सिग्नल। इवन इनके सामने रेड भी हो जाएगा, ग्रीन से रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा इंडिकेशन, लेकिन स्टिल दे विल ट्राई टू क्रॉस द इंटरसेक्शन, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी कॉज हो सकती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसके इंडिकेशंस डिस्कस किए जिसमें ग्रीन है, येलो है और ये इसमें इसके अलावा रेड है। फिर फ्लैशिंग बॉल्स हैं, फ्लैशिंग में फिर फ्लैशिंग येलो है, फ्लैशिंग रेड है। फ्लैशिंग येलो इट्स जस्ट लाइक एक्टिंग एज अ यील्ड साइन एंड फ्लैशिंग रेड एक्टिंग लाइक अ स्टॉप साइन। फ्लैशिंग इंडिकेशंस क्यों जरूरी होती है? यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिग्नल को कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डार्क एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, इट शुड बी इल्यूमिनेटेड ऑल द टाइम। ठीक है ना? तो इस वजह से रात को चूंकि एट नाइट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिग्नल इज नॉट दैट मच नेसेसरी, तो इट इज बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लैशिंग मोड। ठीक है। इसके अलावा अगर इफ द सिग्नल इज अंडर इफ इट इज गोइंग अंडर मेंटेनेंस or if there is any kind of maintenance work or time change or whatever, तो तब भी जो है सिग्नल को completely turn off नहीं करना चाहिए बल्कि it should be shifted to flash mode। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सिग्नल क्या है ऑपरेशन के हवाले से। प्री टाइम सिग्नल्स हैं और एक्चुएटेड सिग्नल्स हैं। प्री टाइम में ये जो साइकिल लेंथ है वो आपके पास कांस्टेंट होता है, जबकि सेमी एक्चुएटेड आपके पास दो तरह की होती है। उसमें एक एक है आपके पास सेमी एक्चुएटेड और एक आपके पास है फुली एक्चुएटेड। सेमी एक्चुएटेड में और फुली एक्चुएटेड दोनों में डिटेक्टर्स जो हैं या सेंसर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं इन द रोड। लेकिन जो सेमी एक्चुएटेड है उसमें सिर्फ माइनर अप्रोच जो है या माइनर मूवमेंट जो है या माइनर साइड पे, जैसे ये आप देख सकते हैं, ओनली माइनर साइड पे जो है वो डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, जो कि जबकि मेजर मूवमेंट पे देयर आर नो डिटेक्टर्स इंस्टॉल। तो उसको हम कहते हैं सेमी एक्चुएटेड ऑपरेशन। अब माइनर मूवमेंट पे क्यों इंस्टॉल करते हैं? इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि जो मेजर मूवमेंट है इस पे द फ्लो विल बी कंटिन्यूड। फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक जो है माइनर डायरेक्शन से या माइनर रोड के ऊपर या माइनर अप्रोच पे कोई गाड़ी या कोई व्हीकल्स या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक नहीं आती, तो तब तक जो है वो ये मेजर मोमेंट पे सिग्नल जो है वो ग्रीन रहेगा। जब माइनर मोमेंट पे ट्रैफिक आएगी तो सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और फिर जाके इसको जो है इसका ग्रीन टाइम, इसको डेडिकेटेड ग्रीन टाइम उसमें से मिल जाएगा।
फुली एक्चुएटेड में क्या होता है? फुली एक्चुएटेड में ईच एंड एवरी लेन ऑफ एवरी अप्रोच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय डिटेक्टर। वहां पे तमाम जो दोनों साइड ऑफ द इंटरसेक्शन है, या जितनी भी अप्रोचेस टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन है, उन तमाम के ऊपर जो है वो सेंसर्स या डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, ये वहां पे होता है कि अब इसका जो साइकिल लेंथ है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इसमें और सेमी एक्चुएटेड दोनों में साइकिल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता, साइकिल लेंथ चेंज होता है, डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। ठीक है, तो जब इन जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक ज्यादा होगी उस हिसाब से ये ग्रीन टाइम, उस हिसाब से वो लोकेशन ऑफ द ग्रीन टाइम अकॉर्डिंग विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिटेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ डिजाइन पैरामीटर्स डिस्कस किए, टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए, जो कि आगे डिजाइन में काम हेल्प आउट करेंगी, या डिजाइन में जो है वो इस्तेमाल होंगी, या जो तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? फेज है, साइकिल है और साइकिल लेंथ है। फेज अगर हम इसको सिंपली या आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो अगर हम टू फेज सिग्नल, जितने आपके पास इंटरसेक्शन में जितने ग्रीन इंटरवल्स होंगे, डेडिकेटेड ग्रीन इंटरवल्स, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास जो साइकिल लेंथ है वो 100 सेकेंड्स का पूरा साइकिल लेंथ है। अब वो 100 सेकेंड में आप उसको कितने ग्रीन डेडिकेशंस आप देते हैं, कितने ग्रीन स्प्लिट्स में आप उसको उस 100 सेकेंड्स को आप कितने ग्रीन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ग्रीन इंटरवल्स होंगे उतने उतने नंबर ऑफ फेजेस होंगे उस पर्टिकुलर सिग्नल के। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास क्या है, एक फेज एक डेडिकेटेड डायरेक्शन के लिए जो है वो दिया जाता है। इसमें डायरेक्शन को कपल भी कर सकते हैं। अब अगर हम टू फेज सिग्नल की बात करें तो ये देखें, ये फेज वन है। फेज वन में क्या होता है, 3 और 4 डायरेक्शन के सामने स्टॉप साइन है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो रुकी हुई है, जबकि 1 और 2 डायरेक्शन के सामने ग्रीन होगा। अब ये जो ग्रीन इसके सामने भी होगा और इसके सामने भी होगा। अब ये दो ग्रीन्स नहीं है, क्योंकि टाइम दोनों ग्रीन्स एट द सेम टाइम आती है, जिसकी वजह से हम उसको एक ही फेज काउंट करते हैं। समझ आ रही है आपको? तो ये बेसिकली एक जब ग्रीन होगा तो इसके सामने भी उसी टाइम पे ग्रीन होगा और इसके सामने भी उसी टाइम पे ग्रीन होगा। जब फेज चेंज हो जाएगा इन द सेकंड फेज, ये 1 और 2 स्टॉप हो जाएंगी और 3 और 4 के सामने ग्रीन हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट कंटिन्यू देयर मूवमेंट्स। अब जो है तो बेसिकली आपके पास ये टू फेज सिग्नल है। ठीक है, अब अगर आपके पास फोर फेज सिग्नल होगा तो फोर फेज सिग्नल में 1 के सामने अलहदा ग्रीन आएगा, उस टाइम पे 3, 2 और 4 स्टॉप रहेंगी। ठीक है, तो ये एक ग्रीन टाइम हुआ। दूसरा ग्रीन टाइम जब आएगा तो वो 2 के सामने सिर्फ आएगा, तो इसका मतलब है कि 2 इज अलाउड, 1, 3 एंड 4 इज स्टॉप्ड। सिमिलरली जब तीसरे फेज में थर्ड के सामने ग्रीन आएगा, फिर फोर्थ के सामने ग्रीन आएगा, तो इस तरह हर एक के सामने इंडिविजुअल ग्रीन टाइम, डेडिकेटेड ग्रीन टाइम होगा। तो जितने डेडिकेटेड ग्रीन टाइम्स आपके सामने होंगे, सिग्नल में होंगे, साइकिल में होंगे, तो वो हमें क्या कहलाता है, वो फेज कहलाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास टू फेज सिग्नल है, जबकि 4 फेज सिग्नल जो है जिसमें हर एक डायरेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड ग्रीन इंटरवल होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ 4 फेज सिग्नल। अब साइकिल क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन थ्रू ऑल द इंडिकेशंस प्रोवाइडेड। ठीक है, लाइक ग्रीन, येलो और रेड, तो ये इनकी कंप्लीट रोटेशन को हम कहते हैं साइकिल। ठीक है, ग्रीन से येलो, येलो से फिर रेड से ग्रीन, येलो और रेड, फिर ये रेड से ग्रीन, येलो और रेड, ये ग्रीन, तो इस तरह ये पूरा जो है इट विल बी एक्टिंग लाइक अ साइकिल। ठीक है, तो 1 कंप्लीट रोटेशन थ्रू ऑल द इंडिकेशंस विल बी कंसिडर्ड, विल बी कॉल्ड एज अ साइकिल। साइकिल लेंथ आपके पास क्या होता है, ये ग्रीन, येलो और रेड, थ्रू ऑल दीज 3 इंडिकेशंस जो है जितना टाइम ये लेता है ये साइकिल, दिस विल बी कॉल्ड एज द साइकिल लेंथ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बास टाइम स्टूडेंट्स में ये कहते हैं कि सर लेंथ है, तो लेंथ से क्या मुराद है? बेसिकली यहाँ पे लेंथ इज शोइंग अस द टाइम, इट इज गिविंग अस मतलब जो 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 यहाँ पे इसको इसकी मानी है वो ये है कि ये जो ग्रीन, येलो और रेड इंटरवल, ये तीनों जब इनकी जब रोटेशन होती है या जो साइकिल कंप्लीट होता है, तो ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज द साइकिल लेंथ।
अब इंटरवल आपके पास क्या होता है, इंटरवल हर एक का जो डेडिकेटेड टाइम होगा, अब देखें पूरे साइकिल लेंथ का तो अपना पूरा टाइम होगा, इसमें ग्रीन इंटरवल के लिए कितना टाइम है, येलो के लिए कितना टाइम है और रेड के लिए कितना टाइम है, दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरवल। तो इंटरवल में आपके पास ग्रीन इंटरवल है जो डेडिकेटेड टाइम होगा फॉर ग्रीन, रेड इंटरवल है जिसमें डेडिकेटेड टाइम होगा फॉर रेड, और इसके अलावा आपके पास चेंज और क्लियरेंस इंटरवल है। ये भी पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे कि चेंज इंटरवल क्या है। जो येलो टाइम होता है वी कॉल दिस चेंज इंटरवल, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रीन टू रेड। जब आप ग्रीन से रेड पे चेंज हो रहे होते हैं, आपका जो सिग्नल ग्रीन से रेड पे चेंज हो रहा होता है, तो इट शिफ्ट्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो एंड देन रेड, डायरेक्टली ये ग्रीन से रेड पे नहीं जाता। तो ये जो बीच में ट्रांजिशन होता है ये येलो इंटरवल कहलाता है। अच्छा, ये क्यों दिया जाता है, ये तब दिया जाता है कि it allow vehicle that cannot safely stop when the green is withdrawn to enter the intersection legally। तो इसमें ये होता है कि जब ऐसी व्हीकल्स भी होंगी जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट ऑफ द ग्रीन टाइम पे इंटर हो जाएंगी इनटू द इंटरसेक्शन, तो उनको वो सेफली क्रॉस, इन ऑर्डर टू सेफली क्रॉस द इंटरसेक्शन, उनके लिए एक सेफ टाइम या जो 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 एक डेडिकेटेड इंटरवल दे दिया जाता है ताकि दे शुड क्रॉस द इंटरसेक्शन सेफली। दूसरा आपके पास क्या है, क्लियरेंस इंटरवल। क्लियरेंस इंटरवल को हम कहते हैं ऑल रेड इंटरवल, ठीक है। जिसमें तमाम ये इट्स आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ग्रीन एंड रेड, यानी ये भी ग्रीन और रेड की ट्रांजिशन का एक हिस्सा है, ये ट्रांजिशन में आता है, बीच में आता है। लेकिन इसको हम ऑल रेड इंटरवल क्यों कहते हैं, इसमें ये होता है कि येलो के बाद होना ये चाहिए, जैसे ये एग्जांपल आपके पास है, ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो आ गया, येलो के बाद जब रेड स्टार्ट होता है तो होना ये चाहिए कि ये दूसरा फेज जो है उसमें ग्रीन स्टार्ट हो जाए, लेकिन दूसरे फेज में ग्रीन स्टार्ट नहीं होता, दूसरे फेज में भी ये शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रेड ही रहता है, यानी सिग्नल ग्रीन रेड ही रहता है। तो उसको हम अब इस मोमेंट में ये कपल ऑफ सेकंड्स में ये भी रेड है और ये भी रेड है, दोनों मोमेंट स्टॉप हैं। ये भी एक सेफ्टी के लिए या जो है वो ये डेडिकेटेड टाइम दिया जाता है कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी होंगी कि येलो फेज में एंटर हो जाएंगी, तो येलो फेज में एंटर होने के लिए इनके पास एक 2 सेकंड मार्जिन होना चाहिए ताकि ये इंटरसेक्शन कंप्लीटली क्लियर हो जाए, और जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो इनके साथ इनकी कोलिजन के चांसेस जो है वो मिनिमम हो, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। दैट इज वाई इसको क्लियरेंस इंटरवल भी कहा जाता है। वाई क्लियरेंस इंटरवल, ताकि इट शुड इन दैट पर्टिकुलर टाइम द इंटरसेक्शन शुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड फ्रॉम ऑल द व्हीकल्स इन द अपोजिट दैट आर कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी हुई है कि it allow vehicle that legally enter the intersection on yellow to safely cross the intersection before conflicting flows are released। conflicting flows का मतलब क्या है, जो अपोजिट डायरेक्शन का ग्रीन टाइम है जब वो स्टार्ट होगा तो उससे पहले पहले इंटरसेक्शन में जितनी भी गाड़ियां हैं वो वहां से निकल जाएं और इंटरसेक्शन कंप्लीटली क्लियर हो जाए फॉर द अपोजिट या कंफ्लिक्टिंग मोमेंट। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉस टाइम है जिसमें है स्टार्टअप लॉस टाइम और क्लियरेंस लॉस टाइम। स्टार्टअप लॉस टाइम में जब ग्रीन इंटरवल स्टार्ट होता है तो एट द स्टार्ट ऑफ द ग्रीन इंटरवल कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जो सामने बिल्कुल लाइन के साथ ही खड़ी होती हैं, तो वो डायरेक्टली अपनी मैन्योर स्टार्ट नहीं करती, ठीक है। उसमें ये होता है कि अक्सर गाड़ियां स्टॉप होती हैं तो वो दोबारा एक्सेलरेट करने में या इधर उधर, अक्सर ड्राइवर्स का जो ध्यान है वो इधर उधर चला जाता है, तो उन मोमेंट्स में कपल ऑफ सेकंड जाया हो जाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन सामने आ जाता है लेकिन फिर भी गाड़ियां आगे मूव नहीं कर रही होती जस्ट बिकॉज ऑफ द डिले और weak response of the vehicles that are in the first rows, ठीक है। जो पहली कपल ऑफ व्हीकल्स होती हैं या क्यू में, तो उनकी अनअटेंशन की वजह से या वीक रिस्पॉन्स की वजह से या एक गाड़ी की एक्सेलरेशन की वजह से, कुछ भी केसेस हो सकती हैं, उसकी वजह से स्टार्ट में कुछ टाइम जाया हो जाता है, दैट टाइम वी कॉल एज स्टार्टअप लॉस टाइम। यूजुअली ये 2 सेकंड्स होता है। दूसरा आपके पास क्या है, क्लियरेंस लॉस टाइम। क्लियरेंस लॉस टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द लास्ट व्हीकल इन फ्रंट। ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, बट अगर हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्लियरेंस लॉस टाइम उसमें ये होता है कि अब देखें
यहां से गाड़ियां आ रही हैं, समझ आ रही है, इस डायरेक्शन से, जबकि इसके सामने ग्रीन आ चुका है, इससे पहले इसके सामने ग्रीन था, तो उस डायरेक्शन से गाड़ियां सारी की सारी आ रही थी। अब देखें जब इनका ग्रीन टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद इसका ग्रीन टाइम स्टार्ट हुआ, तो द मोमेंट द ग्रीन टाइम स्टार्ट्स, ठीक है, अब इसका ग्रीन टाइम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से कुछ गाड़ियां जो है, कुछ व्हीकल्स इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये मोमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो ड्राइवर देखते हैं कि यार आगे इंटरसेक्शन खाली नहीं है, मैं कैसे जो है वो इंटरसेक्शन क्रॉस करूं, जिसकी वजह से इनके कपल ऑफ सेकंड जाया हो जाते हैं इस ग्रीन के। तो इसको हम कहते हैं क्लियरेंस लॉस टाइम, द टाइम विच इज लॉस्ट फ्रॉम द अपोजिंग व्हीकल्स, ठीक है, जबकि अपोजिंग व्हीकल्स अभी भी इंटरसेक्शन के अंदर मौजूद है, तो इसकी वजह से जो लॉस्ट टाइम लॉस्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस लॉस टाइम। Total lost time will be called as the summation of the initial startup lost time and the clearance loss time, ठीक है। startup loss time 2 सेकंड होता है, जबकि clearance loss time इसके लिए अपना फार्मूला है, वो हम आगे देखेंगे। व्हाट इज इफेक्टिव ग्रीन टाइम? इफेक्टिव ग्रीन टाइम ये होता है कि जब, चूंकि ये ग्रीन और येलो दोनों इंटरवल में गाड़ी जो है वो इंटरसेक्शन को इस्तेमाल कर सकती है, इंटरसेक्शन में दाखिल हो सकती है, जबकि जो इस ग्रीन में से, अब यहाँ पे तो इलीगली अलाउड है टू क्रॉस द इंटरसेक्शन, लेकिन कुछ टाइम इस ग्रीन का जाया हो जाता है ना, वो लॉस की वजह से, इनिशियल स्टार्टअप लॉस टाइम की वजह से या क्लियरेंस लॉस टाइम की वजह से। तो अगर आप इस डेडिकेटेड ग्रीन और येलो में से लॉस टाइम माइनस करें तो आपके पास इफेक्टिव ग्रीन टाइम आ जाएगा। इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इट इज द टाइम एक्चुअली अवेलेबल फॉर मूवमेंट, यानी इसमें ये होता है कि वो टाइम जो कि इस्तेमाल हुआ, जिसमें ग्रीन फेज मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ, या जिसमें इंटरसेक्शन जो है वो इस्तेमाल हुआ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इफेक्टिव ग्रीन टाइम। जी आई क्या है? स्मॉल जी इज इफेक्टिव ग्रीन टाइम, कैपिटल जी क्या है? एक्चुअल ग्रीन टाइम। वाई आई क्या है? इट्स द सम ऑफ येलो एंड ऑल रेड इंटरवल्स, एंड टी आई एल आई क्या है? इट्स द टोटल लॉस टाइम। ओके, फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया अबाउट द क्रिटिकल लेन। तो क्रिटिकल लेन क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में शायद आपको एक्सप्लेन भी किया था कि उसमें आपके पास जिस डायरेक्शन के लिए आप सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ लेन्स हो सकती हैं, इट कुड बी 2 लेन्स, 3 लेन्स, 4 लेन्स। अब इन 3-4 लेन्स में एक लेन ऐसी होती है जिसमें विथ दैट विल हैव द इंटेंस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, जिसमें ट्रैफिक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। दो चीजें हैं, एक तो ट्रैफिक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो, और दूसरा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हो। तो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो सीधा भी जाना चाहते हैं, लेकिन इस लेन में कुछ गाड़ी ऐसी भी होगी जो कि किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जाना चाहती हैं। तो जब किसी दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहती हैं तो तब जो है इसमें एक तो नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा होंगे, दूसरा इसमें ऐसी गाड़ियां होंगी that wants to take multiple directions, that wants to go into the multiple pathways, that want to adopt multiple pathways, like they want to कुछ गाड़ियां होंगी that want to go straight, ठीक है, कुछ गाड़ी ऐसी होंगी जो कि यू टर्न लेना चाहेंगे, और कुछ गाड़ी ऐसी होंगी that want to take the right turn, ठीक है, वो इस मूवमेंट पे जाना चाहती हैं। तो उसमें एक ऐसी लेन होती है जिसमें अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ज्यादा हो, इंटेंस का मतलब है ज्यादा हो, और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स हो, मल्टीपल मूवमेंट्स हो, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल लेन, ठीक है। इन शॉर्ट, अब जो क्रिटिकल लेन है जो डिजाइन किया जाता है सिग्नल, वो क्रिटिकल लेन के वॉल्यूम की बेस पे डिजाइन किया जाता है। दैट इज वाई यहाँ पे कहा जाता है कि द क्रिटिकल लेन कंसेप्ट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक लेन मोमेंट दैट विल कंट्रोल द टाइमिंग, जो कि टाइमिंग को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब टाइमिंग को कैसे कंट्रोल करती हैं? क्योंकि डिजाइन ही इसी के लिए किया जाएगा। अब इसमें अगर मोमेंट चेंज होती है या नंबर ऑफ व्हीकल्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो इसमें डिजाइन सारा का सारा जो है वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। दैट इज वाई जो वॉल्यूम होता है वो क्रिटिकल लेन वॉल्यूम की बेस पे सिग्नल को डिजाइन किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द क्रिटिकल लेन इज कॉल्ड द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। अब ये जो क्रिटिकल लेन के अंदर जितना भी वॉल्यूम होगा, वी कॉल दिस क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, सही है, या वॉल्यूम ऑफ द क्रिटिकल लेन। अच्छा, अब आते हैं सिग्नल डिजाइन की तरफ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर निकालें, टेक आउट योर नोट्स या कोई भी पेज वगैरह हो,
और टेक आउट योर कैलकुलेटर्स, ठीक है, आपके पास बॉल पॉइंट और ये सारी चीज रेडी होनी चाहिए, कैलकुलेटर, योर नोटबुक, रजिस्टर काइंड ऑफ, एंड एज वेल एज बॉल पॉइंट, ये सारी चीजें आपके सामने रेडी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी आप कर लें, और आपको जिस अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लास में ही डिस्कशन के दौरान सॉल्व हो जाए। अच्छा, जब भी आप सिग्नल डिजाइन करते हैं तो सिग्नल डिजाइन ये इनके मेजर टू स्टेजेस हैं जिसमें सिग्नल को डिजाइन किया जाता है। पहला स्टेज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अ सेफ एंड इफेक्टिव फेज प्लान एंड सीक्वेंस, ठीक है। तो शाबाश, जरा तमाम स्टूडेंट्स अपने साथ नोट करें ये तमाम के तमाम स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? शाबाश, डेवलपमेंट ऑफ अ सेफ एंड इफेक्टिव फेज प्लान एंड सीक्वेंस, लेकिन शाबाश। I hope all the students are with me. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, स्टेप बाय स्टेप लिखें इन तमाम पॉइंट्स को। लिख लिया सर पहला स्टेप। लिख लिया फाइनल स्टेप, शाबाश, गुड। सेकंड स्टेप लिखें। उसके बाद क्या है आपके पास? डिटर्मिनेशन ऑफ द वेहिकुलर नीड्स। वेहिकुलर सिग्नल नीड्स कौन कौन सी है? सबसे पहले उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द येलो टाइम एंड ऑल रेड टाइम। स्टेप नंबर 1 क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द येलो टाइम एंड ऑल रेड टाइम। जल्दी जल्दी लिखे, शाबाश। Determination of the yellow time and all red time. This is step number 1। जो vehicular needs हैं उसमें step number 1 ये है। लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके, गुड। दूसरा लिखें, शाबाश, स्टेप नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ द सम ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स। डिटर्मिनेशन ऑफ sum of critical lane volumes। डिटर्मिनेशन ऑफ, लिख लिया सर। ओके, उसके बाद लिखें डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस टाइम्स पर फेज एंड पर साइकिल। डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस टाइम्स पर फेज एंड पर साइकिल। उसके बाद लिखें डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट साइकिल लेंथ, और लास्ट में लिखें एलोकेशन ऑफ द इफेक्टिव ग्रीन टाइम, या इसको आप कह सकते हैं कि इसको आप इन अदर वर्ड्स यू कैन से द स्प्लिटिंग ऑफ द ग्रीन। स्प्लिटिंग ऑफ द ग्रीन। लिख लिया तमाम पॉइंट्स? Yes, sir. यस सर। ओके, तो बेसिकली ये स्टेप नंबर 1 जो है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ द सेफ एंड इफेक्टिव फेज प्लान, ये थोड़ा सा मतलब इसके लिए थोड़ी सी इंजीनियरिंग जजमेंट और इंजीनियरिंग नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड स्टेप में क्या होता है कि आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप जो सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें सेफ फेज प्लान उसके लिए क्या होगा। सेफ फेज प्लान का मतलब ये है कि क्या जिस इंटरसेक्शन को आप डिजाइन कर रहे हैं वो 2 फेज सिग्नल के ऊपर जो है वो इफेक्टिवली काम करेगा, या 4 फेज सिग्नल के ऊपर इफेक्टिवली जो है वो काम करेगा, ठीक है। यानी उसके लिए 2 फेज प्लान सुटेबल है या 4 फेज प्लान जो है वो सुटेबल है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो सिलेक्शन है या ये जो डिसीजन है
उसके लिए थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग नॉलेज या जजमेंट या ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए डेटा और स्टडी सारी की सारी रिक्वायर्ड होती है, जो कि इस स्टेज में आपके इस कोर्स में ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ योर क्या कहते हैं स्कोप हो जाएगा, क्योंकि ये एमएस के बाद, एमएस के दौरान जब आप ये पढ़ेंगे तो उस टाइम पे जो है यू विल हैव सफिशिएंट नॉलेज और सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड, जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि जो सेफ और एंड इफेक्टिव फेज प्लान होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, 2 फेज होना चाहिए या 4 फेज होना चाहिए। इस वजह से फॉर द करंट स्टेज मैंने क्या किया है, जो सिग्नल है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एक 2 फेज सिग्नल डिजाइन करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट यू नो कि इस जो क्वेश्चन होगा या आगे जो हम डिजाइन करने वाले हैं वो 2 फेज सिग्नल ही होगा। तो ये स्टेप नंबर 1 तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपने कवर कर लिया है। ठीक है, जो स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं, ये सारी की सारी, अब आप जब डिसीजन आपने ले लिया है बेस्ड अपॉन द ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स या नीड्स कि भाई मेरा जो सिग्नल है वो 2 फेज सिग्नल है, तो उसके बाद अगर आप 2 फेज सिग्नल को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए भी ये जो नीचे स्टेप्स हैं वो सेम है, और अगर आप 4 फेज सिग्नल डिजाइन करते हैं तो उसके लिए भी ये ABCD अप टू E ये जो स्टेप्स हैं ये सेम रहेंगी। ठीक है, सिर्फ ये जो है ये थोड़ा सा उसमें ये डिसीजन लेना है कि 2 फेज है या 4 फेज है। जरा अपने पास ये क्वेश्चन नोट करें। कंसिडर द इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 स्ट्रीट विद 1 लेन इन ईच डायरेक्शन and relatively low turning volumes. Consider the following conditions. Design the signalized intersection having moderate pedestrian activity. एक ऐसा सिग्नल आपने डिजाइन करना है जिसके ऊपर मॉडरेट पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी भी मौजूद है, यानी उस इंटरसेक्शन के ऊपर पेडेस्ट्रियंस भी मौजूद है जो इंटरसेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जहां जो आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बाद में आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल इसको मतलब एज इट इज क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के तौर पे जो है वो समझने की कोशिश करें। डिटेल में उसको जब हम आगे जब ये चीजें आएंगी तो उसको हम समझेंगे। दिस इज PHF। PHF को हम कहते हैं पीक और फैक्टर। पीक, P फॉर पीक, शाबाश लिखें, P फॉर पीक, H फॉर हार, आवर and F for factor. This is peak hour factor. और यहां पे पीक आवर फैक्टर जो है वो 0.92 है। ठीक है, अब ये पीक आवर फैक्टर 0 कैसे आता है, वो उसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहां समझे कि पीक आवर फैक्टर है PHF और वो आपके पास क्या है 0.92। अच्छा, टारगेट V/C। V/C का मतलब क्या है, वॉल्यूम स्लैश C फॉर का मतलब है कैपेसिटी। तो टारगेट वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो इज 0.90। वॉल्यूम एंड नीचे आपके पास क्या है, कैपेसिटी। अब वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो का क्या मतलब है, वॉल्यूम मतलब करंटली उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक जा रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, और नीचे क्या है कैपेसिटी, उसमें कितनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कितने गाड़ियां जो है उसके अंदर उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। लाइक अगर यहाँ पे थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेट्स सपोज आपके पास एक डब्बा है। ठीक है, इस डब्बे में आप जो है वो लेट्स सपोज 4 बॉल्स रखने की कैपेसिटी है, इसके अंदर 4 बॉल्स जो है वो रखने की कैपेसिटी है, लेकिन इस डब्बे के अंदर जो है वो 2 बॉल्स मौजूद है। अब कैपेसिटी जो है C यानी कितनी गुंजाइश है वो है 4, और अभी इसके अंदर कितनी मौजूद है वो है 2। तो ये बन गया आपके पास वॉल्यूम, ये बन गया आपके पास कैपेसिटी। तो वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो आपके पास क्या होगा, 2/4 विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एंड 0.5 आपके पास आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। तो दिस इज हाउ द वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो आपके पास आती है कि
एक इंटरसेक्शन है, उस पे कितनी गाड़ियों की गुंजाइश है और इसके अंदर कितनी मूवमेंट जो है वो कितना वॉल्यूम इसके अंदर जो है उसके ऊपर जाएगा, गुंजाइश कितनी है और जाएंगे कितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, दैट इज बेसिकली वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो। पीएचएफ को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, पी का और फैक्टर को। पी का और फैक्टर आपके पास क्या है, कैसे आता है? इट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन टू वॉल्यूम्स, पीएचएफ, पी का और फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन टू वॉल्यूम्स, ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है, दो वॉल्यूम्स के दरमियान रेशो है। यानी इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास पॉइंट 1 से ए है, ये पॉइंट, लेट्स सपोज मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, पॉइंट ए है और पॉइंट ए पे आपने गाड़ियां काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जो है लेट्स सपोज आप चिराट रोड पे जा रहे हैं और चिराट रोड पे आपने यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हो गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो गेट है आपका, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्सिटी गेट, और आपको मैं कहता हूं कि भाई 9 o'clock से 9 AM से 10 AM तक आपने 1 घंटा ट्रैफिक को काउंट करना है कि यूनिवर्सिटी के गेट के सामने इस रोड के ऊपर कितनी गाड़ियां जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये 1 आवर में लेट्स सपोज उस 1 घंटे में आपके पास कितना वॉल्यूम है, लेट्स सपोज उस 1 घंटे में आपने काउंट किए हैं 400 व्हीकल्स, तो ये यू शुड टेक दिस एज वॉल्यूम नंबर 1। फुल कंप्लीट 1 घंटे के अंदर 9 to 10 AM में आपने काउंट किए 400 व्हीकल्स। अब आपको दूसरे बंदे को मैंने टास्क दिया, दूसरे स्टूडेंट को, और उस दूसरे स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं कि आपने भी इसी 9 to 10 AM के दरमियान वॉल्यूम को काउंट करना है, लेकिन 15-15 मिनट्स के लिए काउंट करना है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पूरे घंटे को 15-15 मिनट्स में डिवाइड करें तो कितने 15 मिनट्स के इंटरवल बनेंगे? 4। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, यू विल गेट 4 15-minute इंटरवल्स। यस सर। ठीक है, अब ये भी 1 घंटे का वॉल्यूम है, लेकिन उसको मैंने कहा हुआ है कि आपने अलग-अलग पहले 15 मिनट्स के लिए काउंट किया, उसको मतलब पहले आप काउंट डाउन स्टार्ट करें 1 2 3 4, जब 15 मिनट्स पूरे हो गए तो आपने यहाँ पे इसके सामने लिख लिया कि लेट्स सपोज यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं पहले 15 मिनट्स में हैं वो हैं 90, दूसरे 15 मिनट्स में है आपके पास 120, तीसरे 15 मिनट्स में है आपके पास 100, और चौथे 15 मिनट्स में है आपके पास 95। अब इस 15 पहला जो 15 मिनट इंटरवल है, फर्स्ट 15 मिनट्स इंटरवल, इससे अगर मैं इसको बेस बना के इससे 1 घंटे का वॉल्यूम निकालना चाहूं, यानी I am finding the volume for the first 15 minutes, hourly volume based upon 15 minutes, इनमें तो मैं क्या करूंगा, ये तो मेरे पास 15 मिनट्स का वॉल्यूम मौजूद है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं विथ 4 तो मेरे पास 1 घंटे का वॉल्यूम बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 मल्टीप्लाई बाय 4, तो पूरे 1 घंटे का वॉल्यूम होगा, लेकिन बेस्ड अपॉन फर्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं ये मार्कर चेंज कर देता हूं, पहले 15 मिनट्स के लिए पहले मल्टीप्लाई बाय 4, अगर सेकंड 15 मिनट की बेस पे आवर्ली वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो अगेन आई शुड मल्टीप्लाई इट विथ 4, अगर थर्ड घंटे की बेस पे वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो आई विल अगेन मल्टीप्लाई इट विथ 4, और अगर फोर्थ के लिए मैं निकालना चाहता हूं तो आई विल अगेन मल्टीप्लाई इट विथ 4। तो ये मेरे पास फर्स्ट 15 मिनट्स की बेस पे आवर्ली वॉल्यूम आएगा, सेकंड 15 मिनट्स की बेस पे भी आवर्ली वॉल्यूम आएगा, थर्ड 15 मिनट्स की बेस पे भी आवर्ली वॉल्यूम आएगा, और फोर्थ 15 मिनट्स की बेस पे भी आवर्ली वॉल्यूम आएगा। ठीक है, अब इनमें से आप मुझे बताएं पहले 15 मिनट्स की बेस पे जो आवर्ली वॉल्यूम होगा वो क्या होगा?
90 मल्टीप्लाई बाय 4 360 360। शाबाश। तो मेरे पास, मैं लेट सपोज अगर यहाँ पे ये रिमूव कर दूं, थोड़ी सी मेरे पास जगह बन जाएगी। पहले 15 मिनट्स के लिए मेरे पास होगा कितना, 360। दूसरे के लिए क्या होगा, 480 शाबाश 480। तीसरे के लिए क्या होगा, 400 400। शाबाश। और तीसरे के लिए क्या होगा, 380। गुड। 380 अब आप मुझे बताएं, इन चारों में सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा है, 480। तो ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, इसको आप लेंगे एज वॉल्यूम नंबर 2। समझ आ गई? यू विल टेक दिस एज वॉल्यूम नंबर 2। एक पूरे फुल आर के लिए वॉल्यूम था जो 9 से 10 के दरमियान था, ये वॉल्यूम भी 9 से 10 के दरमियान ही था, लेकिन 15-15 इंटरवल की बेस पे इन्होंने वॉल्यूम लिया। ठीक है, लेट्स सपोज, ये तो खैर मेरे से थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत होगी, लेकिन ये देखें, ये 15-15 मिनट्स की वॉल्यूम को अगर ये जो 95, 100, 120 और 90 इसको सम करेंगे तो ये आपके पास उसी पूरे घंटे का वॉल्यूम ही बनेगा, 400 जो है, जो पहले हमने पूरे घंटे के लिए काउंट किया था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आर यू गेटिंग मी? यस सर, आ रही है सर। यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक वॉल्यूम 1 होगा जो कि फ्रॉम टाइम 9 o'clock से 10 o'clock के दरमियान कंसेक्यूटिवली काउंट किया गया। दूसरा 15-15 मिनट्स की बेस पे काउंट किया गया, और उस 15 मिनट की वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करके आवरली वॉल्यूम बनाया गया। अब आप दोनों, आपके पास क्या है, उनमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो आपके पास वॉल्यूम नंबर 2 हो जाएगा, और एक पूरे घंटे का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नंबर 1 हो जाएगा। दोनों का अगर आप रेशो निकालें तो वो जो रेशो होगा दैट विल बी वॉल्यूम टू दैट विल बी द पीक आवर फैक्टर। वो आपके पास क्या होगा, पीक आवर फैक्टर कहलाएगा, लाइक 400 डिवाइडेड बाय 480। 0.83 आता है सर। एग्जैक्टली, तो ये आपके पास आएगा 0.83, एंड दिस इज हाउ द पीक आवर फैक्टर कम्स। ये जो पीक आवर फैक्टर आपके पास है 0.90, ये इस तरह आपके पास आया है। सॉरी गलत हो गया, 0.92। ये जो पीक आवर फैक्टर आपके पास 0.92 है, दिस इज बेसिकली द पीक आवर फैक्टर। ये इज दिस क्लियर नाउ? थोड़ी बहुत कंसेप्ट की समझ आ गई कि पीक आवर फैक्टर कैसे आता है और वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशो का क्या मतलब है? यस सर। ओके, गुड गुड। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पीक आवर फैक्टर की हमें समझ आ गई और वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो की भी हमें समझ आ गई। अब तमाम लेन्स जो हैं, लेन क्या होती है, एक डायरेक्शन में एक ही लेन होती है, ठीक है, 2 लेनें भी हो सकती हैं, 3 लेनें भी हो सकती हैं। तो एक लेन, हर एक लेन जो है वो 15-15 फीट उसकी विड्थ है, ठीक है। 15-15 विड्थ का क्या मतलब है, यानी ये आपके पास एक लेन है। अब इस लेन की जो विड्थ है वो कितनी है आपके पास, 15 फुट। सही है। सिमिलरली ये जो, चूंकि ये आपके पास एक इंटरसेक्शन है प्रॉपर, तो इस इंटरसेक्शन में तमाम लेने जो हैं वो 15-15 फीट की हैं। ये भी 15 फीट की है, सिमिलरली ये भी 15 फीट का है, और ये भी 15 फीट का है। ठीक है, तमाम लेन्स जो हैं उनकी जो विड्थ है वो 15-15 फीट है। एवरेज स्पीड ऑफ द इंटरसेक्शन इज 30 माइल्स पर आवर। ठीक है, लेवल ग्रेड है आपके पास। लेवल ग्रेड का क्या मतलब है, एक आपके पास ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, लेवल का मतलब क्या है, ये जो लेवलिंग करते हैं, देखें, एक होती है आपके पास स्लोप, एलिवेशन, कोई खास एलिवेशन होती है लाइक दिस, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे। तो ये देखें, दिस इज द, ये लेवल नहीं है, पहले अपग्रेड है फिर डाउनग्रेड है, फिर अपग्रेड है फिर डाउनग्रेड है, आप लोगों ने सर्वे में पढ़ा होगा। जबकि लेवल ग्रेड क्या होता है, लेवल ग्रेड मींस बिल्कुल सीधी रोड है और उसका ग्रेडियंट जो है वो 0% है, यानी उसका स्लोप क्या है, 0% है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा,
+2% हो सकता है, यहाँ पे -3% हो है। तो ये क्या है, अप एंड डाउन ग्रेड्स जो हैं आपके पास उनके कुछ खास स्लोप्स होती हैं, जबकि लेवल ग्रेड का जो स्लोप है वो कितना होगा, 0%। तो यहाँ पे लेवल ग्रेड है तो द स्लोप इज 0%। अच्छा, क्रॉस वॉक्स आर 10 फीट, चूंकि यहाँ पे देखें पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी मौजूद है, देयर आर मॉडरेट पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी, तो जब आप पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी मौजूद है तो द क्रॉस वॉक विल आल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है, क्रॉस वॉक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्रॉस वॉक कहाँ पे, ये देखें, लेट्स सपोज मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ विद ग्रीन, ये आपके पास है क्रॉस वॉक्स, ठीक है। देखें, अब ये क्रॉस वॉक की जो विड्थ है वो कितनी है, 10 फीट। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक जो क्रॉस वॉक है उसकी विड्थ कितनी है, 10 फीट। ओवरऑल तमाम जगहों पे जो है वो क्रॉस वॉक हर डायरेक्शन में दिया जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली दिस इज द क्रॉस वॉक विच इज 10 फीट एंड एवरी लेन इज 15 फीट वाइड। अब ड्राइवर रिएक्शन टाइम इज 1 सेकंड। ड्राइवर रिएक्शन टाइम, ये आगे हम जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 पढ़ेंगे तो ये परसेप्शन रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट वहां पे मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आपने नोट करना है कि ड्राइवर रिएक्शन टाइम मतलब कि ड्राइवर क्या करता है, जब ऑब्जर्व करता है तो ऑन द एवरेज 1 सेकंड उसको टाइम लेता है कोई भी डिसीजन लेने में, यानी उसने गाड़ी स्टॉप करनी है, उसने गाड़ी चलानी है, उसने कोई डायरेक्शन चेंज करनी है, तो वो तमाम के तमाम 1 सेकंड में उसका रिएक्शन टाइम है उसका। यूजुअली एस्टो के मुताबिक 2.5 सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 1 सेकंड टाइम दिया है। डीएक्सेलरेशन रेट जो है वो है 10 फीट पर सेकंड स्क्वायर। डीएक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन रेट तो आप समझते होंगे मैट्रिक्स से कि गाड़ी जो है उसका एक्सेलरेशन रेट क्या है और डी-एक्सेलरेशन रेट क्या है। तो गाड़ी का जो डी-एक्सेलरेशन रेट है वो ऑन द एवरेज उन्होंने 10 फीट 10 फीट फीट स्क्वायर 10 फीट पर सेकंड स्क्वायर उन्होंने लिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका आपके पास एग्जाम्पल की स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसकी डिजाइन की तरफ जाते हैं। तो डिजाइन की तरफ जाने से पहले आपके पास ये देखिए इस तरह का वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है। देखिए इस डायरेक्शन में से जो ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे इंटरसेक्शन भी ड्रॉ किया आपके लिए। इस डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रही है वो यहाँ पे उसकी सारी जो है वो काउंटिंग मौजूद है, जिसमें जितनी सीधी जाती है वो 400 व्हीकल्स हैं, जो राइट टर्न मोमेंट है वो 10 है, जो लेफ्ट टर्न मोमेंट है वो 5 है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जो सीधे जा रही है वो 315 है, जो राइट टर्न मोमेंट है वो 12 है, जो लेफ्ट टर्न मोमेंट है वो भी 12 है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी सारी काउंट मौजूद है और इस डायरेक्शन का भी सारी काउंट डेटा आपके पास मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन आसान बनाया है। हम तरीकेकार उसका ये है कि ये जितनी भी मूवमेंट होंगी जो चाहे राइट डायरेक्शन में है या लेफ्ट डायरेक्शन में है, इन तमाम को थ्रू मूवमेंट में जो सीधी मूवमेंट है उस मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखें ये 400 था, लेकिन ये कन्वर्ट करने के बाद ये बना है आपके पास 454। अब कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सर 400 + 10 + 5 तो ये तो 415 बनता है, तो ये 415 से 454 कैसे बना, ठीक है। तो ये 454 ऐसे नहीं बना कि डायरेक्ट आपने इसको सम अप करना है, बल्कि 400 एज इट इज रहता है। आपके पास बुक के अंदर मैंने आपको चूंकि इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश नहीं की है, इसको आसान बनाने की कोशिश की है। ये जब आप आगे जाएंगे इट्स आउट ऑफ योर स्कोप, दैट्स वाई जब आप आगे जाएंगे तो आप खुद बहुत अंडरस्टैंड कर लोगे कि उसके लिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये जो कन्वर्जन है उसके लिए लेफ्ट टर्न मूवमेंट के लिए एक डेडिकेटेड कन्वर्जन फैक्टर होगा और राइट टर्न मूवमेंट के लिए भी एक डेडिकेटेड कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो आप क्या करते हैं, इस 5 के साथ भी वो कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। लेट सपोज वो है 1.5, और लेट सपोज राइट टर्न के लिए भी एक डेडिकेटेड कन्वर्जन फैक्टर है, लेट सपोज वो 2 है, ठीक है। तो ये 1.5 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आप इस 400 के साथ सम करते हैं। तो ये जो है थ्रू मूवमेंट में कन्वर्ट करने का तरीकेकार होगा। तो ये दिस इज हाउ ये 400 से 454 आपके पास बना है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके गुड।
सिमिलरली यहाँ पे जो है ये 420, ये 8 और 10 को भी थ्रू मूवमेंट में कन्वर्ट किया गया है, तो ये 420 से बन गया है आपके पास 470। सिमिलरली 397 आपके पास 315 से 397 बना है, और वो भी उसी तरीकेकार से बना है कि ये 12 को भी के साथ भी कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया है, और इस 12 के साथ भी कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, और फिर इन वैल्यूज को 315 के साथ एड अप किया गया है। सिमिलरली ये इस डायरेक्शन के साथ भी यही स्टेप जो है वो प्रोसीजर फॉलो किया गया है। अच्छा, अब उसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले जो आप अपने रजिस्टर निकालें, ठीक है, और उस रजिस्टर में देखें कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कौन मुझे बताएगा? शाबाश। सबसे पहले सर येलो टाइम फाइंड करना है, और उसके बाद हाँ, डेवलपमेंट ऑफ द सेफ एंड इफेक्टिव फेज प्लान। तो फेज प्लान ऑलरेडी जो है वो आपको मालूम है कि हम जो सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं दैट इज अ 2 फेज सिग्नल। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम सब जो सेकंड स्टेप है, तो उसमें पॉइंट नंबर ए जो है उसमें क्या है, येलो टाइम, डिटर्मिनेशन ऑफ द येलो टाइम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑल रेड टाइम। डिटर्मिनेशन ऑफ द येलो टाइम एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑल रेड टाइम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑल येलो टाइम को डिटरमाइन करना है। अब येलो टाइम का आपके पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है? y is equal to t plus 1.47 s85 divided by 2a plus bracket 64.4 into 0.01 g bracket close। ये फार्मूला जरा अपने पास नोट करें, शाबाश। नोट डाउन दिस फार्मूला। नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, दिस इज द फार्मूला जिसकी मदद से हम येलो इंटरवल के लिए जो टाइम है वो मालूम करते हैं। इसमें t आपके पास क्या है, y आपके पास क्या है, y इज द लेंथ ऑफ येलो इंटरवल इन सेकंड्स। ठीक है, y आपके पास क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ येलो इंटरवल इन सेकंड्स। t आपके पास क्या है, t इज द ड्राइवर रिएक्शन टाइम इन सेकंड्स। 1.47 कन्वर्जन फैक्टर है, फार्मूले क्या, S85। S85 आपके पास क्या है, एक दो चीजें हो, दो स्पीड्स आपके पास होंगे, एक एवरेज स्पीड है और एक 85th परसेंटाइल स्पीड है और एक 15th परसेंटाइल स्पीड है। जो क्वेश्चन है उसमें आपको एवरेज स्पीड दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो अगर स्पीड को आप देखते हैं तो स्पीड आपको कौन सी दी गई है, एवरेज स्पीड, एंड दैट इज 30 माइल्स पर आवर। अब अगर आपने 85th परसेंटाइल स्पीड निकालना है तो 85th परसेंटाइल स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू एड 5 with the average speed. Add 5 with the average speed, it will give you the 85th percentile speed. And subtract 5 from the average speed, it will give you the 15th percentile speed. क्लियर होगी बात? 85th परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 85% जो है वो गाड़ियां वो 35 माइल्स पर आवर या उससे कम स्पीड के ऊपर जा रही होती हैं। 15 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 15% गाड़ियां जो है वो 25 या उससे कम के ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल का कंसेप्ट आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, आई होप। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, S85 निकालने के लिए यानी स्पीड 85% गाड़ियों की स्पीड जो है वो आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए एवरेज स्पीड के साथ आप +5 ऐड करेंगे, जबकि 15 परसेंटाइल निकालने के लिए एवरेज स्पीड से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे आपके पास S85 यूज हो रहा है, तो S85 के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के साथ 5 ऐड करेंगे। 5 ऐड करेंगे, शाबाश। यहाँ पे नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 2a। 2a क्या है, a इज द डीएक्सेलरेशन रेट ऑफ द व्हीकल्स। तो डीएक्सेलरेशन रेट जो है ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि कितना है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें, द डीएक्सेलरेशन रेट इज 10 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 64.4 into 0.01 into g। g आपके पास क्या है, इट इज द ग्रेड ऑफ द अप्रोच,
यानी स्लोप की बात हो रही है। अगर आप स्लोप देखें क्वेश्चन में तो आपको बताया गया है कि ग्रेड कौन सा है, लेवल ग्रेड है, ठीक है। तो इफ द ग्रेड इज लेवल तो आपके पास लाइन जो है वो सीधी होगी, यानी ग्रेड जो है स्लोप कोई नहीं होगा, जी आपके पास क्या होगा 0%। तो आप अब अगर इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग तो आपने क्या करना है, सिर्फ फार्मूले में पुट करना है। y निकालने के लिए इज इक्वल टू टी, टी आप क्या पुट करेंगे, शाबाश, ये हमारे पास सर वन करेंगे सर, T1 पुट करेंगे। 1 क्यों पुट करेंगे, T इज द ड्राइवर रिएक्शन टाइम विच इज 1 सेकंड, सही है, ऑलरेडी आपको गिवन है स्टेट क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 1.47 S85 आप क्या पुट करेंगे, उसके साथ 5 ऐड करेंगे सर। एवरेज स्पीड के साथ 5 ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 35। 2a आप क्या पुट करेंगे, रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, ठीक है। जबकि बाकी चीजें तो न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जबकि जी आपने पुट करना है और जी आपके पास क्या है 0, आपने जी को 0 पुट करना है क्योंकि ग्रेड आपके पास क्या है, लेवल ग्रेड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गिव मी द आंसर, शाबाश। वाइट येलो टाइम क्या होगा, व्हाट वुड बी द येलो टाइम, सर 1.6095। थोड़ा सा लाउडली बच्चे बोले सर 1.6 आ रहा है सर, 1.6। बाकी स्टूडेंट भी जरा कैलकुलेट करें, सेम आंसर आ रहा है या चेंज आ रहा है, 3.57 आ रहा है सर, 3.57 आ रहा है जी। दूसरे भी कैलकुलेट करें, शाबाश सर इधर जी की वैल्यू 0 है ना सर, जी। शाबाश, जरा वेरीफाई करें आंसर आपके पास क्या आ रहा है, विच वन इज करेक्ट जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आंसर, 3.57 है सर, 3.57 है, तो इसका मतलब है कि 1.6 वाले ने गलती मेरे की। साथ भी वही आ रहा है। आपके साथ क्या आ रहा है, ये सर 3.57 मेरे पास भी। अच्छा 3.57 सर आ रहा है। 3.57 सर। ओके 3.57। अब यहाँ पे देखते हैं, देखें आपके पास 3.57 है, तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिया है और आंसर आपके पास आ रहा है 3.57 विच इज इक्वल टू 3.6 सेकंड्स। क्लियर होगी बात, ऐसा तो इस तरह आपने येलो टाइम जो है वो मालूम कर लिया कि जो सिग्नल आप डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए येलो टाइम क्या होगा, दैट वुड बी 3.6 सेकंड्स। क्लियर, यस सर। यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आपने निकालना है, येलो टाइम तो निकाल लिया, अब ऑल रेड टाइम निकालना है। जरा अगर आप पीछे जाएं स्टेप्स में तो नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, ऑल रेड टाइम, ठीक है। तो ऑल रेड टाइम जब आपने निकालना है तो उसके लिए तरीकेकार क्या है, उसके लिए आपके पास ये 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये 3 फार्मूलाज हैं। AR stands for all red, W plus L divided by 1.47 into S15. Again, another formula AR, all red time is equal to P plus L divided by 1.47 S15. और तीसरा आपके पास क्या है, ऑल रेड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ W plus L divided by 1.47 S15, कॉमा P डिवाइड बाय 1.47 into S15। ये तीनों शाबाश अपने पास नोट करें, ये तीनों फार्मूलाज। अब आपके पास जो 3 फार्मूलाज हैं ये 3 डिफरेंट कंडीशंस के लिए है। एक पहला कंडीशन ये है कि इफ देयर इज नो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, अगर ऐसा सिग्नल आप डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो तब आप जिसमें कोई पेडेस्ट्रियन मूवमेंट नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप जो है ये फार्मूला नंबर 1 जो है उसको यूज करेंगे। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक मौजूद है, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब है अच्छी खासी तादाद में पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है, किसी बिजी जो स्ट्रीट है यानी किसी बाजार में ऐसी लोकेशन है
जहां पे पेडेस्ट्रियन की मूवमेंट काफी सारी है। तो तब जो है ऑल रेड इंटरवल का फार्मूला ये हो जाएगा AR इज इक्वल टू P प्लस L डिवाइड बाय 1.47 इंटू S15। अच्छा, सम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, अगर आपके पास सम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक मतलब नो का मतलब है कि बिल्कुल नहीं है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, और सम का मतलब क्या है कि पेडेस्ट्रियन मौजूद है लेकिन जो है वो बड़ी थोड़ी तादाद में जो है वो पेडेस्ट्रियन मौजूद है। तो अगर आपके पास सम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है तो तब आपने क्या करना है, इस फार्मूले के ऊपर भी ऑल रेड टाइम निकालना है, और इस फार्मूले के ऊपर भी, ये जो मैंने रेड सर्कल में बंद किया है, इस फार्मूले के ऊपर भी टाइम निकालना है, और ये जो मैंने आपको ग्रीन सिग्नल में ग्रीन सर्कल में बंद किया है, इंसर्कल किया है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी आपने जो ऑल रेड टाइम है वो निकालना है। अब दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आपने यूज करना है। सर ये नीचे वाले फार्मूले में P के साथ L नहीं है सर, ये ठीक है? हाँ, P के साथ L नहीं है, ठीक है, ये इट्स नॉट द सेम फार्मूला जो ऊपर वाले का है, ये वही फार्मूला नहीं है, इसमें L मिसिंग है, L बगैर L के आपने निकालना है, ठीक है। ओके सर। आपने मैक्सिमम ऑफ दीज टू फार्मूलाज विल गिव यू द ऑल रेड टाइम। अब आप जरा क्वेश्चन की तरफ जाएं और खुद देखें कि जो मेरे पास क्वेश्चन है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, मॉडरेट। मॉडरेट। अब मॉडरेट कौन से में आएगा, सम वाले सम वाले में आएगा, ठीक है, नो पेडेस्ट्रियन वाले में भी नहीं आ रहा, सिग्निफिकेंट वाले में भी नहीं आ रहा, सम में आ रहा है, ठीक है। तो जब सम में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, पहले शाबाश W प्लस L डिवाइड बाय 1.47 S15 की बेस पे टाइम निकालें, फिर जो है P डिवाइड बाय 1.47 S15 की बेस पे टाइम निकालें। अच्छा, अब इस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि ये W क्या चीज है, ये L क्या चीज है, और S15 तो ऑलरेडी आपको समझ आ चुकी है कि इट इज द 15th परसेंटाइल टाइम which is the subtraction of which is a subtraction of average speed minus 5, ठीक है। तो ये तो आप ऑलरेडी आपको क्लियर है। अब W क्या है और L क्या है, W की एक्सप्लेनेशन यहां पे मैंने दी है कि W is the distance from the departure stop line to the far side of the farthest conflicting traffic lane, ठीक है। W is the distance from the departure stop line। अब यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं, आपको समझ आ जाएगी। W आपके पास है, सपोज अगर यहां पे मैं एक इंटरसेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं, नहीं अगर यहां पे नहीं, ऑलरेडी जो ऑलरेडी ड्रॉ किया है उसी को एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे आप देखें, अब देखें, ये देखें यहां पे ये स्टॉप लाइन होगी कि नहीं होगी इस साइड के सामने, तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिपार्चर स्टॉप लाइन, ये स्टॉप लाइन से लेकर जो अपोजिंग साइड पे जो एंड होगा, एंड ऑफ द अपोजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक, तो एंड कौन सा होगा, ये वाली लाइन होगी ना, ये आखिरी हद है अपोजिंग ट्रैफिक क्या है, ये वाली डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को अपोज कौन सा कर रहा है ट्रैफिक, यानी ये सामने वाली डायरेक्शन को जो अपोजिंग ट्रैफिक है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक है, वो ये वाली डायरेक्शन है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक का आखिरी हद, जो लास्ट एंड, वो कौन सा होगा, वो ये होगा कि नहीं होगा, तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिपार्चर स्टॉप लाइन टू द फारदेस्ट साइड, फारदेस्ट मीन सबसे दूर, फारदेस्ट साइड ऑफ द फारदेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग मोमेंट। तो कॉन्फ्लिक्टिंग मोमेंट इस डायरेक्शन से आ रही है, अब इस डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रही है उसका फारदेस्ट पोर्शन, फारदेस्ट साइड ये हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने लेना है। तो डिस्टेंस कैसे आप लेंगे, ये एक लेन भी उसमें आ जाएगी और ये लेन का, इस लेन की जो विड्थ है वो भी इसमें आ जाएगी। तो दोनों को मिला के आपके पास कितना बनेगा, 30 फीट। W आपके पास क्या बनेगा, W विल बी 30 फीट। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, अब जो है आपके पास दूसरी जो चीज इसमें है वो है L। अब L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल यूजुअली टेकन बिटवीन 18 to 15 फीट। बस ये आपने अपने जहन में सिर्फ याद रखना है कि L आपके पास क्या होगा, इट विल बी द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल which will be taken between 18 to 20 फीट। तो आप 20, यूजुअली मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए या बुक में जितने भी है उन्होंने L को 20 फीट लिया है। तो आपने अभी L जो है, इट विल बी द एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल
which will be taken as 20 feet. ठीक है, ओके। अब जो है नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें भी P है, L तो वही चीज है, S15 भी वही है। P, what is P? P is the distance from the departure stop line to the far side of the farthest conflicting crosswalk। अब वो farthest conflicting traffic lane से conflicting crosswalk पे चला गया है, ठीक है। अब जब क्रॉस वॉक पे चला गया है तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर इस डायरेक्शन को मैं लेता हूं तो इस डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, या इसी सेम डायरेक्शन को मैं लेता हूं तो सेम डायरेक्शन के लिए कन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शन, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस लेन प्लस ये डिस्टेंस लेन प्लस ये देखें यहां पे होगी क्रॉस वॉक, यहां पे भी होगी क्रॉस वॉक, यहां पे भी होगी क्रॉस वॉक, यहां पे भी होगी क्रॉस वॉक, ठीक है। तो ये जो क्रॉस वॉक है, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसको कहते हैं, तो आपने स्टॉप लाइन से लेकर जो क्रॉस वॉक है उसकी आखिरी हद तक आपने डिस्टेंस लेना है। तो ये देखें 30 फीट तो ये लेन्स की होगी, प्लस 10 फीट का आपके पास क्रॉस वॉक है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो क्रॉस वॉक है वो 10 फीट का होगा। तो आपने क्या लेना है, 15 फीट प्लस 15 फीट प्लस क्रॉस वॉक, ठीक है ना। 15 फीट प्लस 15 फीट प्लस क्रॉस वॉक विच इज 10 फीट, तो दोनों को मिला के इट विल बी 40 फीट। तो P विल बी 40। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। यस ओके। सर। अब अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। AR आपने निकालना है मैक्सिमम ऑफ W प्लस L डिवाइड बाय 1.47 S15 एंड P डिवाइड बाय 1.47 इंटू S15। तो W आपने क्या लेना है, शाबाश खुद बताएं। 30 वाई, इसमें क्रॉस वॉक शामिल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ लेंस की विड्थ है दोनों लेंस की विच इज 15 फीट, तो दोनों को मिला के आपके पास 30 फीट बनेगा। L आपने क्या लेना है, लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल 20 फीट, और S आपने लेना है 25 विच इज 30 माइनस 5, ठीक है। सिमिलरली इस फार्मूले के लिए भी निकालें, P इज इक्वल टू, P आपने 40 लेना है क्योंकि इसमें पेडेस्ट्रियन क्रॉस वॉक भी मौजूद है। तो 30 तो आपके पास लेन की विड्थ आ जाएगी और 10 आपके पास पेडेस्ट्रियन क्रॉस वॉक की आ जाएगी, दोनों को मिला के आपके पास 40 बनेगा। और S15 आपके पास क्या है, 25। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट द आंसर। इसकी भी ये निकाले और इससे भी निकाले। शाबाश, मुझे बताएं। पहले वाले के लिए आता है 1.36 और दूसरे के लिए 1.08। 1.36 आ रहा है पहले से, और ग्रीन से आपके पास क्या आ रहा है, 1.08। 1.08। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपने कौन सा लेना है, मैक्सिमम ऑफ द टू। तो आपके पास आपके पास क्या हो जाएगा, 1.36 सेकंड। शाबाश, यहाँ पे आप देखें सिमिलरली वही तरीकेकार मैंने अडॉप्ट किया है। आई हैव फाउंड the all red time through this formula, and I have also calculated the all red time through this formula, and I have taken maximum of the both, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम है वो 1.36 है, तो I have used this for my all red time। Excuse me sir। ओके, तो मेरे पास जो स्टेप्स हैं उसमें हमने कौन कौन से अचीव कर लिए हैं। We have determined the yellow time and we have determined the all red time as well। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द सम ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स। अगर यहां तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी। जी 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 सर उस वाली स्लाइड पर चले जाएं सर, जहां पर वो फार्मूला लिखा हुआ था, वो W एंड L वाला, ये वाला सर। सर इसमें हमारे पास लेंथ L जो है, L की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो W और P की वैल्यू है सर, ये तो हमारे पास चेंज होती है। लेकिन सर P की वैल्यू भी हमारे पास डिपेंड कर रही है W की वैल्यू के ऊपर, क्योंकि W की वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा होती है तो P की भी अल्टरनेटिवली ज्यादा होती है। और साथ में P के साथ जो एक चीज ऐड हो रही है वो हमारे पास क्रॉस वॉक है। तो सर क्रॉस वॉक की तो ऑफनली मतलब 10 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है कि हो, ऑफनली 10 ही होता है। तो सर हमारे पास तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमेशा ये W प्लस L वाला जो फैक्टर होता है मोस्ट कॉमनली सर, इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा आनी चाहिए एज कम्पेयर टू ये P वाले के।
हाँ ठीक है। तो सर फिर हम पी वाले को क्यों ले रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे पास W+L वाले की ज्यादा ही आएगी हर टाइम। बिल्कुल, ये बेसिकली सम पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए आपकी बात सही है कि जब W+L वाली की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन कुछ केसेस में ऐसी है, ये तो मैंने आपके लिए आसान बनाया है कि आप लेंथ ऑफ द व्हीकल जो है वो 18 से 20 फीट लें, यूजुअली टेकन, मतलब ये अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू इसकी यूज करना चाहें लेंथ की, तो ये लेंथ की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से फर्क पड़ सकता है फ्रॉम ओवर द ऑल रेड टाइम, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है पी में जो है क्रॉस वॉक शामिल है। अब ये क्रॉस वॉक जरूरी नहीं है, ये तो मैंने मैक्सिमम 10 फीट उसकी वेट ली है। 10 फीट आप खुद सोचें, 10 फीट कोई मामूली क्रॉस वॉक नहीं होती है, अच्छी खासी क्रॉस वॉक है। ये 10 फीट में तो एक पूरी गाड़ी जा सकती है। तो ये 10 फीट से जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 10 फीट हो, ये 10 से कम भी हो सकती है, यूजुअली 3 फीट या 2 फीट या इतने करीब, इतने लगभग होती है। समझ आ रही है? तो फिर इन दोनों की वजह से फिर इन वैल्यूज के ऊपर या आंसर के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इस केस में अगर आप हमारे इस सिनेरियो को देख रहे हैं जिसमें ये वैल्यू न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, तो न्यूमेरिकल की बेस पे तो आप कह सकते हैं कि जो जो पहला फार्मूला है, बाय लुकिंग इनटू द वैल्यूज आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग कि पहला वाली फार्मूले से आंसर ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप एक्चुअल सिनेरियो की तरफ जाते हैं तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। यस सर, मैं यही कह रहा हूँ सर कि हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है पी वाला, उसकी हम्म वैल्यू हमारे पास तब ही ज्यादा आएगी जब हमारे पास क्रॉस वॉक जो है ना वो रोड से भी ज्यादा उसकी विड्थ हो, उसकी विड्थ 20 फीट या 15 फीट, अगर इतना बड़ा होगा तो तब जाकर उसका फैक्टर जो है ना हमारे पास हैवी होगा। लेकिन अदरवाइज तो नहीं हमारे पास देखिए, हमें पता नहीं नहीं चलता नहीं नहीं, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। जितना आपके पास पी वैल्यू बढ़ेगी उतना आंसर आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। क्रॉस वॉक जितनी बढ़ती है ना, ये देखें, न्यूमरेटर जितना आपके पास इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है ना, यही होगा, तो वैल्यू डिक्रीज की तरफ आएगी। समझ आ रही है कि नहीं? सर। आई गॉट इट सर, बस मुझे समझ आ गई है। ये तो मतलब ये देखें, जितना ये वैल्यू कम होती जाएगी तब इसके साथ जो है, और ये वैल्यू डबल एल भी चेंज हो सकता है। तो जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर भी हो सकती है या उससे, मतलब जब जितनी ये अगर आपके पास क्रॉस वॉक बढ़ेगी तो तब तो ऑलरेडी ये जो है वो ये दूसरे फार्मूले से वैल्यू खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी। यस सर, कम होगी सर, बस मैं यही कह रहा था। हाँ हाँ, तो कम होगी ना, तो फिर आपका क्वेश्चन का मतलब ये मेरे जितना पिक किया है वो ये है कि हम डायरेक्टली इस फार्मूले को क्यों नहीं यूज करते, बजाय इसके कि इस फार्मूले को चेक भी करें। तो ये एक प्रोसीजर है, आपने चेक करना लाजमी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में अगर आप जाते हैं तो ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में किसी क्वेश्चन किसी डिजाइन प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं तो उसमें आपको दो करना है, क्योंकि ये लेंथ आप फिर उस टाइम पे लेंथ की वैल्यू लेंगे गाड़ियों की, जो एवरेज व्हीकल की लेंथ होगी, और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज हो सकती हैं जिसकी वजह से फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये तो दो चीजें आपने निकाल ली हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स, ठीक है। अब व्हाट इज द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास टू फेज सिग्नल हम डिजाइन कर रहे हैं, फेज ए और फेज टू। अब फेज ए में हमने क्या करना है, दो डायरेक्शन को आपस में कपल करना है, और फेज बी में भी हमने दो डायरेक्शन को आपस में कपल किया है। अब इन दोनों डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, वी कॉल दिस द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका? अगर हम पिछले न्यूमेरिकल की तरफ जाएं तो ये देखें, यहां आपके पास कौन कौन सा वॉल्यूम है, इस लेन और इस डायरेक्शन को हमने कपल किया है, ठीक है ना। ये लेन इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम को कपल किया गया है। अब इस 397 और 470 में मैक्सिमम वॉल्यूम किसका है? 470 है। तो
470 को लिया गया है एज अ क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर दिस डायरेक्शन, समझ आ रही है, और 3 और 4 को आपस में कपल किया गया है, ठीक है। तो जब 3 और 4 में आप देखते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा है, 454 और 433 में, डेफिनेटली 454 इज मैक्सिमम। तो इस डायरेक्शन में क्रिटिकल लेन वॉल्यूम आपके पास क्या है, 454, ठीक है। अब चूंकि स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप आपके पास है सम ऑफ क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स, तो एक डायरेक्शन का भी क्रिटिकल लेन वॉल्यूम और दूसरे डायरेक्शन का भी क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, एक डायरेक्शन का क्रिटिकल लेन वॉल्यूम 470 है, जबकि दूसरे डायरेक्शन का क्रिटिकल लेन वॉल्यूम 454 है। दोनों को आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, 924। 924, शाबाश। तो यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है कि देखें फेज ए में इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को कपल किया गया है, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में आप देखें मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा है, 370, 397 या 470, 470 मैक्सिमम है, तो 470 इज द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली अगर इस और इस डायरेक्शन को हम बात करें तो 454 और 433 में मैक्सिमम कौन सा है, 454। तो जो फेज बी होगा, जो सेकंड फेज होगा, उसमें 454 आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, एंड दैट इज द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। अब टोटल क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या आपके पास क्या होगा, टोटल वॉल्यूम वुड बी 470 प्लस 454 विच इज 924। TVU का क्या मतलब है, थ्रू विकुलर यूनिट्स। थ्रू विकुलर यूनिट्स का मतलब ये है कि हमने लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के जो मोमेंट्स थे उनको भी थ्रू में कन्वर्ट किया था। ये देखें लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के मोमेंट को हमने थ्रू मोमेंट में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, 454, समझ आ रही है। दैट इज वाई यहाँ पे जो यूनिट आपके पास आ रहा है TVU का मतलब है T फॉर थ्रू, V फॉर यू एंड U यूनिट। थ्रू विकुलर यूनिट मतलब कि आपके पास जो सीधी मूवमेंट है लेफ्ट और राइट पे से कन्वर्ट होके थ्रू मूवमेंट में कन्वर्ट किया गया। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके गुड। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉस्ट टाइम्स, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है उसमें यह है कि हमने लॉस्ट टाइम मालूम करना है। तो लॉस्ट टाइम देखें, एक तो स्टार्टअप लॉस्ट टाइम है। लॉस्ट टाइम आपके पास दो है, L1 और L2, ठीक है ना। एक स्टार्टअप लॉस्ट टाइम है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्टार्टअप लॉस्ट टाइम यूजुअली कितना लेते हैं, 2 सेकंड टिपिकल। yes, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो स्टार्टअप लॉस्ट टाइम है इट इज टेकन एज 2 सेकंड्स इज टेकन एज टिपिकली। जबकि आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास क्या है, क्लियरेंस लॉस्ट टाइम विच इज L2, ठीक है। तो L1 आपको ऑलरेडी मालूम है, यू हैव टू टेक इट एज 2 सेकंड्स, जबकि L2 आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। तो और टोटल लॉस टाइम आप कैसे फाइंड करेंगे, टोटल लॉस टाइम विल बी द समेशन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। तो L1 ऑलरेडी आपको पता है 2 सेकंड, L2 आप मालूम करेंगे तो आपके लिए आपका जो लॉस टाइम है वो भी मालूम हो जाएगा। अब L2 मालूम करने का तरीकाकार क्या है, L2 इज इक्वल टू y माइनस e, ठीक है। L2 यहां पे क्या है, L2 इज इक्वल टू y माइनस e में एक्सप्लेन करूंगा आखिर में कि ये e कहां से आया है, बट जो बुक में मेंशन्ड है वो e भी आपने कितना लेना है, यू हैव टू टेक 2 सेकंड e, ठीक है। बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, मैं वहां से आपको e भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये e का क्या मतलब है। L2 यू हैव टू टेक y माइनस e। अब आप e आपने क्या कितना लेना है 2, और y आपके पास क्या है, y इज द टोटल येलो टाइम विच इंक्लूड्स द क्लियरेंस टाइम, क्लियरेंस इंटरवल एंड ऑल रेड इंटरवल, सॉरी द क्या है, येलो इंटरवल प्लस ऑल रेड इंटरवल, ठीक है ना। तो येलो इंटरवल आपके पास कितना, y आपके पास कितना आया है 3.6 सेकंड्स, और ऑल रेड आपके पास कितना आया है 1.36 सेकंड्स। अगर आप पीछे जाएं तो y जो येलो टाइम है वो मेरे पास आया है 3.6 सेकंड्स, और जो ऑल रेड टाइम है AR वो मेरे पास आया है 1.3 सेकंड्स, 36 सेकंड्स।
अब जब दोनों को मैं सम अप करता हूं y प्लस AR, तो उससे मेरे पास बनेगा कैपिटल Y, ठीक है, द सम ऑफ येलो एंड ऑल रेड टाइम, तो दिट इज 4.96 सेकंड। अब L2 मेरे पास क्या है, y माइनस ई, y मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है विच इज 4.96 सेकंड्स, और e आपके पास क्या है 2 सेकंड्स, आपने बाय डिफॉल्ट इसको 2 लेना है e को। अब 4.96 सेकंड से आप अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, L2 2.96 सेकंड्स। तो L1 ऑलरेडी आपको पता है विच इज 2 सेकंड, और L2 आपने मालूम कर लिया 2.96 सेकंड्स। अब दोनों को जब आप सम करते हैं तो इट विल बिकम द टोटल लॉस्ट टाइम विच इज L1 प्लस L2। L1 आपके पास है 2 सेकंड एंड L2 आपके पास है 2.9 सेकंड, it will become 4.96 seconds. Is this clear now? But this is the lost time per phase. अब आपने क्या करना है, आपने जब टोटल लॉस्ट टाइम निकालना है पर साइकिल, तो पर साइकिल के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास 2 फेज सिग्नल है, 2 फेज, तो तब आपने इस लॉस्ट टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अगर आपके पास 4 फेज सिग्नल है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है विथ 4, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉस्ट टाइम है ये एक फेज के लिए है, क्योंकि सिग्नल आप डिजाइन कर रहे हैं वो 2 फेज सिग्नल है, तो 2 फेज के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2, या इसको दो टाइम 2 टाइम्स आपने इसको एड अप करना है, तो यू विल गेट 9.92 सेकंड। तो L आपके पास आ गया 9.92 सेकंड विच इज द टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल। यहां अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। नो सर। ओके गुड, ठीक है, गुड गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट स्टेप है, जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द साइकिल लेंथ। जो सिग्नल आप डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए साइकिल लेंथ कितना होगा, तो उसका फार्मूला ये है, शाबाश नोट द फार्मूला। C डिजायरेबल यानी जो डिजायर्ड साइकिल लेंथ है वो आपके पास बराबर है L, कैपिटल L, विच इज द टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल। टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल ऑलरेडी पिछली स्लाइड में आपने कैलकुलेट किया है L, जो कि है 9.92 सेकंड्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 इंटू ब्रैकेट VC इज द टोटल क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल वॉल्यूम, सम ऑफ द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स, ठीक है, जो आपके पास VC है, डिवाइडेड बाय 1615, जो 1615 है ये फार्मूले का फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय द P का और फैक्टर PHF, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो। शाबाश, नोट द फार्मूला। सारी टर्मिनोलॉजी, सारी टर्म्स जो है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो L आपने क्या पुट करना है, 9.92, जो कि टोटल लॉस टाइम है, शाबाश। VC आपने क्या पुट करना है, टोटल क्रिटिकल लेन वॉल्यूम 924, कहां से आपके पास आया है, यहां से, ठीक है, ये देखें VC आपके पास टोटल क्रिटिकल लेन वॉल्यूम है, सम ऑफ द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स विच इज द 924, ठीक है। तो यहां मैंने 924 पुट किया, डिवाइड बाय 1615 अपनी जगह पे आ गया। PHF और V ओवर C मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थे, PHF और वॉल्यूम टू कैपेसिटी रेशियो जो है वो ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। PHF मैंने 0.92 यूज करना है और टारगेट VOC मैंने 0.90 यूज करना है, ठीक है। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट द आंसर। शाबाश, आंसर निकालें, खुद निकालें और देखें कि यही आंसर आ रहा है आपके पास या नहीं आ रहा। यस सर, यही आ रहा है 3.10 32.10 32.10 सर। हाँ गुड, सबके साथ यही आ रहा है। यस सर। ओके गुड। यस अच्छा अब आप, ओके गुड, अब आपने क्या करना है, चूंकि मेरे पास 32.1 सेकंड आया है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट डिविजिबल बाय 5 होगा हायर साइड पे वो हम यूज करेंगे, उसकी वो हमारे पास फाइनल साइकिल लेंथ होगा। लेट्स सपोज
35.1 है तो उसका नियरेस्ट हायर साइड कौन सा है 35। तो हम क्या करेंगे 5 के इंटरवल में लेंगे। लेट्स सपोज आपके पास आंसर आया है 37, तो 37 की जगह आप क्या यूज करेंगे 40 अगर आपके पास आया है 44 तो आप क्या यूज करेंगे 45। अगर आपके पास आया है 49 50 50, तो आपने क्या करना है नियरेस्ट 5 जो डिविजिबल बाय 5 होगा हायर साइड पे उसको एज अ फाइनल साइकिल लेंथ यूज करना है। अच्छा, लेकिन एक बात बुक में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके पास साइकिल लेंथ जो है वो 90 सेकंड से ज्यादा आता है, इफ द साइकिल लेंथ इज अबव 90 सेकंड, तो फिर आपने क्या करना है जो अप टू 10 डिग्रीज तक जो नियरेस्ट डिविजिबल बाय 10 होगा उस हायर साइड पे उसको आपने लेना होगा। नियरेस्ट डिविजिबल लेट्स सपोज आपके पास आया है 92 सेकंड, तो आपने फिर क्या लेना है, फिर आपने 100 लेना है 100, यस सर। नियरेस्ट डिविजिबल बाय 5 नहीं लेना हायर साइड पे, बल्कि नियरेस्ट डिविजिबल बाय 10 लेना होगा हायर साइड पे अगर आपके पास 90 सेकंड से अबव साइकिल लेंथ आता है। क्लियर? यस सर। लेट्स सपोज मेरे पास आया है 105, तो मैं क्या लूंगा 110। 110। अगर मेरे पास आया है 109 तो फिर क्या लूंगा 110 फिर भी 110। अगर मेरे पास है 99 तो तब 200 100 गुड, शाबाश। तो ये चीज आपने अपने पास नोट करना है। अब मेरे पास जो साइकिल लेंथ है वो है 35 सेकंड, तो ये मेरे पास कौन कौन से स्टेप्स कवर हो गए हैं। मेरे पास जो है वो येलो टाइम हमने निकाल लिया, ऑल रेड टाइम भी निकाल लिया, क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स भी निकाल लिए, लॉस्ट टाइम्स भी निकाल लिए, साइकिल लेंथ भी निकाल लिया। अब जो है हमने क्या करना है इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना है और उस ग्रीन टाइम को स्प्लिट करना है इनटू डिफरेंट फेजेस। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है। अब इस लास्ट स्टेप में क्या कैसे करते हैं, गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप, ये फार्मूला है इफेक्टिव ग्रीन टाइम को स्प्लिट करने का। ठीक है, जी आई इज द ग्रीन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू जी टोटल, जो टोटल ग्रीन टाइम होगा, मल्टीप्लाई बाय VCI डिवाइड बाय VC। VCI क्या है, चूंकि हम इस ग्रीन को दो मोमेंट्स में, चूंकि 2 फेज सिग्नल है तो हर एक फेज को अलहदा ग्रीन टाइम मिलेगा, हर एक फेज को अलहदा ग्रीन टाइम मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे 2 ग्रीन टाइम्स में स्प्लिट करेंगे। अब हर एक के लिए हर एक साइड का अपना क्रिटिकल लेन वॉल्यूम है। यहां पे अगर हम आते हैं तो देखें इस फेज के लिए भी और इस फेज के लिए, इसके लिए अलहदा ग्रीन टाइम मिलेगा, इसको अलहदा ग्रीन टाइम मिलेगा। तो जो इसके लिए ग्रीन टाइम हम मालूम करेंगे फेज ए के लिए, तो उसमें इसका क्रिटिकल लेन वॉल्यूम यूज करेंगे, और जब आप फेज बी के लिए टाइम निकालेंगे ग्रीन टाइम, तो उसके लिए फेज बी के जो डायरेक्शंस हैं उसका क्रिटिकल लेन वॉल्यूम को यूज किया जाएगा। तो पहले का क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या होगा 470, जबकि फेज बी के लिए क्रिटिकल लेन वॉल्यूम क्या होगा 454। अगर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे VCI एक साइड का हम यूज करेंगे 470, जबकि दूसरे के लिए यूज करेंगे 454। VC आपके पास क्या होगा टोटल क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, जो कि 924 है। इज इट क्लियर विच इज द टोटल क्रिटिकल लेन वॉल्यूम या सम ऑफ द क्रिटिकल लेन वॉल्यूम्स। अच्छा, जी टोटल आपके पास क्या होगा, जी टोटल बेसिकली ये जो साइकिल लेंथ आपके पास आया है 35 सेकंड, इस साइकिल लेंथ में से हमने लॉस्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो साइकिल लेंथ आपने 35 सेकंड लिया, लॉस्ट टाइम आपके पास कितना है 9.92 सेकंड। ये देखें, इट इज द टोटल लॉस्ट टाइम विच इज 9.92 सेकंड। तो ये लॉस्ट टाइम मेरे पास है 9.92, वो इस 35 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 25.08 सेकंड। अब नाउ दिस इज इफेक्टिव ग्रीन टाइम, वो ग्रीन टाइम है जो कि एक्चुअली यूज होगा, लॉस्ट टाइम आपने इसमें से ऑलरेडी रिमूव कर लिया है। ठीक है, अब इस GA क्या होगा, GA will be the green time for phase A, GB will be the green time for phase B।
तो GA जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा G total which is 25.08 second multiply by 470 which is the critical lane volume for phase A divided by 924 which is the total critical lane volume या sum of the critical lane volumes and that is equal to 12.76 seconds. Similarly अगर आप phase B के लिए निकालते हैं तो again G total 25.08 आएगा और V जो critical lane volume for phase B जो है वो 454 है divided by 924 which is the total critical lane volume and that is equal to 12.32 seconds. अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यही आंसर आएगा, आप खुद चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चेक अगर आप लगाते हैं तो एक ग्रीन साइड, दूसरा ग्रीन साइड और लॉस्ट टाइम तीनों को सम अप करें तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड साइकिल लेंथ विच इज 35 सेकंड्स। अच्छा, अब जो सारी चीजें आपने निकाल ली हैं तो सिग्नल आपके पास कैसे बनेगा, ये इस तरह का सिग्नल आपके पास बनेगा। देखें, एक डायरेक्शन को जो फेज 1 होगा उसमें 12.76 सेकंड का ग्रीन टाइम होगा, फिर उसके बाद येलो टाइम स्टार्ट हो जाएगा विच इज 3.6 सेकंड, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर उसके बाद 1.36 या 1.4 सेकंड के लिए आपके पास क्या होगा, जो ऑल रेड टाइम होगा। ठीक है, इन तीनों जी हाँ, इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तो ये देखें उस टाइम पे अपोजिट साइड पे जो मूवमेंट होगी उसके सामने रेड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब ऑल रेड खत्म हो जाएगा तो इसके सामने रेड स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला रेड, और यहाँ पे जो सेकंड फेज है उसके सामने ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा, 12.32 सेकंड्स का ग्रीन होगा। फिर उसके बाद येलो जो कि यही सेम येलो रहेगा दोनों फेज के लिए 3.6 सेकंड, और यही ऑल रेड फेज रहेगा 1.36 सेकंड्स का। ठीक है, जब ये ऑल रेड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगेन जो है यहां से स्टार्ट हो जाएगा ग्रीन, येलो और रेड, फिर जो है ग्रीन, येलो और रेड, और इस तरह ये साइकिल जो है वो रिपीट होता जाएगा और ये सिग्नल इस तरह काम करता रहेगा। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। सर वो किसी के सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर सेकंड लास्ट स्टेप जो हमने किया था जिसमें हमने साइकिल लेंथ, साइकिल ड्यूरेशन फाइंड किया था सर, उसमें हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास 32 पॉइंट समथिंग आया था और हमने उसको राउंड अबाउट करके 35 कर दिया था, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा हमने ऐड अप किया था वो सर हमारे पास सिग्नल की ये जो ग्रीन ड्यूरेशन है इसमें ऐड अप हो जाता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसमें ऐड अप हो गया ना, एक्स्ट्रा जो आपके पास टाइम आ गया है। यहाँ पे आप देखें ये 35 सेकंड से हमने ये 9.92 तो लॉस्ट टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब आपके पास 25.8 सेकंड में उसका इफेक्ट आ गया है ना। अब इसी 25.8 को हमने 2 में तकसीम किया है तो एक आपके पास 12.7 बन गया और दूसरे में स्प्लिट करके 12.32 बन गया। क्लियर होगी बात? सर यस सर, क्लियर। Okay, that was all from my side regarding about the signal design. आपके पास ये सेम दूसरा एक असाइनमेंट है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है जिस तरह हमने इस डिजाइन न्यूमेरिकल को क्लास में भी सॉल्व किया है। ये आपने एज एन असाइनमेंट आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, वही तरीकेकार है, वही फार्मूलाज है, वही प्रोसीजर है, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एज अ प्रैक्टिस आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी एज असाइनमेंट भी आपने इसको सबमिट करना है। तो इसका लिंक मैं असाइनमेंट के लिए आज जनरेट कर देता हूं। आप कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी उससे पहले पहले इसको सॉल्व करके उसका स्कैन जो इमेज होगी कोशिश पे तस्वीर लें और कैम स्कैनर का जो पीडीएफ होगा वो आपने क्लास में अपलोड करना है एज एन असाइनमेंट। ठीक है, प्रॉपरली आपने नीट एंड क्लीन असाइनमेंट करनी है, रफ पेजेस के ऊपर असाइनमेंट नहीं होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन असाइनमेंट क्योंकि इसके पूरे मार्क्स होंगे, तो वो आपने इसको एज अ डिजाइन न्यूमेरिकल इसको सबमिट करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक 15 to 20 मिनट्स के लिए, उसमें मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा क्लास स्टार्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट लेक्चर में